Hello to all 8th standard students. So today we are going to start a poem named The Lake Isle of Innisfree. And this is the chapter or the lesson number 2 from your English literature book of class 8th ICSE board. And the pronunciation is The Lake Isle of Innisfree. Okay, now the poet name is W.B. Yeats or William Butler Yeats. Now, W.B. Yeats was an Irish poet and playwright. The troubled times of Ireland haunted his poetry. He experimented in different styles of writing poetry. Some of his works are verse dramas, such as The Island of Statues and Mosada. The poems like The Wanderings of Oisin and other poems, and The Wind Among the Reeds. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. So, this is a quick introduction about the poet, that is William Butler Yeats. Now, coming to the poem, let's start from the first line. I will arise and go now, and go to Innisfree. So now the poet is saying that I will arise means I'll stand up and go. Where? Where he is saying that he would go, he is willing to go to Innisfree. Okay. Now, and a small cabin built there of clay and wattles made, and he is saying that I'll make a small cabin. Cabin means small hut or house there of clay and wattles made. Now, what do we mean by the clay is a mixture of sand, soil and other components that are present in the earth. Okay, so वो क्या कह रहा है कि I'll go there in Innisfree. Innisfree क्या है? It is a island. तो जो हमारा आयरलैंड है वहाँ पे एक आइलैंड है एनिसफ्रे, और वो कह रहा है कि मैं अभी कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं एनिसफ्रे में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे एक स्मॉल कैबिन, वहाँ पे एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ, क्ले एंड वेटल्स मेड. वेटल्स का मतलब क्या है कि जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी या फिर हम क्ले है, मैं क्ले का घर बनाना चाहता हूँ. और वेटल्स, वेटल्स क्या होता है, जो घर होता है, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह में, तो वो अपने घर के आगे फेंसिंग करते हैं. ओके, दे मेड फेंसिंग ओवर देयर. Okay, so and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. Now what is he saying is, now the word that is the 9 bean rows will I have there and a hive for the honey bee. इसका मतलब क्या है कि we come to know that what the poet desires. So the poet desires that he would lead a simple life there in that island and he would grow 9 bean rows. 9 bean rows का मतलब कि वो bean जो है उसको grow करेगा. कैसे 9 रोज़ के अंदर वो बीन को ग्रो करेगा. एंड ही वुड हैव अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी के लिए वो क्या करेगा, एक हनी बी का जो हाइव होता है, जो हम कह सकते हैं कि जो जहाँ पे हनी बीज जो है हनी बनाती हैं, तो वो बनाएगा वहाँ पे. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड क्लेड, और वो वहाँ पे लिव अलोन मतलब वो अकेला रहेगा, सुकून से रहेगा. इन द बी लाउड ग्लेड मतलब कि वहाँ पे और कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी ज़्यादा, बस क्या होगा, इट वुड बी ओपन एरिया इन द फॉरेस्ट जहाँ पे वो अकेला रह सकेगा खुशी खुशी. नाउ एंड आई शेल हैव सम पीस द फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. एंड वट ही सेइंग दैट कि उसे वहाँ पे जाके कुछ पीस मिलेगा, उसे कुछ शांति मिलेगी वहाँ पे जाके. कोमा के बाद 4, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, कोमा के बाद 4 है, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ बिकॉज. सो एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी. बिकॉज पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि क्या ऐसा लगेगा कि जो पीस है, जो शांति है, वो ऊपर से गिर रही हो, वो बरस रही हो. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ऐसा लगता है जैसे ही मॉर्निंग होती है, तो मॉर्निंग जो होती है उससे व्हील्स, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, मतलब कि जहाँ पे क्रिकेट मतलब कि एक बर्ड का नेम है, जहाँ पे जो बर्ड है सिंग करता है मॉर्निंग के टाइम, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ऐसा लगेगा कि जैसे पीस क्या है धरती की तरफ आ रही है, वो गिर रही है. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो.
अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मिडनाइट होगा ऑल अ ग्लिमर, मतलब कि बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली शाइन कर रहा होगा, ठीक है, मून। एंड नून, नून मीन्स इवनिंग टाइम, लाइक आफ्टर इवनिंग बिफोर द मिडनाइट। और नून के टाइम पे क्या होगा, पर्पल ग्लो, क्योंकि सन क्या हो रहा होता है उस टाइम पे, डूब रहा होता है, और मून आ रहा होता है, तो बीच में थोड़ा पर्पल कलर होता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, और इवनिंग में क्या होगा, फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स, मतलब जो लिनेट हमारा बर्ड है वो क्या कर रहा होगा, वो उड़ रहा होगा। इसीलिए कहा गया है कि इवनिंग क्या होगी, पूरी लिनेट्स के विंग्स से भरी होगी। क्यों? क्योंकि लिनेट्स क्या उड़ रहे होंगे, तो उनके विंग्स होंगे पूरे आसमान में। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब वो क्या कह रहा है कि मैं अभी उठ के यहाँ से जाना चाहता हूँ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हर रात और दिन के लिए। आई हीयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मैं सुनना चाहता हूँ कि कैसे जो लेक का पानी है वो शोर्स पे आके कैसे हल्की हल्की आवाज़ें करता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रेडवे और ऑन द पेमेंट स्क्रीन आई हियर इट इन डीप हर्ट स्कोर। अभी वो कहते हैं कि अभी मैं एक एक रोड के डल से पेवमेंट, एक रोडवे पे खड़ा हूँ, बट जो वो वोटर की आवाज़ है, जो वो शोर से टकराते हैं और कितनी प्लीजेंट आवाज़ आती है, वो मैं अब भी सुन सकता हूँ। कहाँ से सुन सकता हूँ? डीप हर्ट स्कोर, मतलब कि वो अपने दिल से वो आवाज़ें अब भी सुन सकता है। क्यों सुन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस पोएम में देखा कि जो हमारा डब्ल्यू बी यीट्स, जो हमारा पोइट है, वो बहुत ज़्यादा विलिंग है वहाँ पे जाने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि उसकी विलिंगनेस, उसके इस पैशन को देख के कि उसको ये चीज़ चाहिए, उसके इतने इंटेंस डिज़ायर को देख के हमें पता चलता है कि जो उसका दिल है उसमें से भी उसे ऐसी आवाज़ें आने लगी हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पोएम, एंड आई वांट टू गिव यू some summary about it, and I think you're going to love it. So I think अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी लाइन में, then I'm going to explain it again, but now let's do the summary of this poem. समरी का मतलब कि इसको मैं दोबारा से आपको एक बार अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। ओके, started this poem. Now let's move to the glossary part. So petals का मतलब क्या होता है, woodal poles intertwined with thin branches to form a wall or roof, ठीक है। glimmer मतलब flicker of light, here used to mean the twinkle of stars. linnet, a small song bird, once commonly kept as a cage bird because of its beauty. Okay, beautiful singing. Now what is the background? background का मतलब होता है कि पोइट ने ये पोएम क्यों लिखी, किससे इंस्पायर होकर लिखी, ठीक है। सो यीट्स रोट दिस पोएम इन 1888 व्हेन ही वाज अ यंग मैन लिविंग इन लंदन. ही वाज लोनली एंड होम सिक फॉर आयरलैंड एट दैट टाइम. तो क्या होता था उस टाइम पे, जो येट्स था वो लंदन में रहता था, तो उसे बहुत अकेला होता था, होम सिक. होम सिक का मतलब क्या होता है कि मतलब हमेशा घर की यादें आना, ठीक है। और वो अपना जो घर था आयरलैंड, उसको बहुत मिस करता था. लुकिंग इन अ शॉप विंडो ही सो अ टॉय फाउंटेन एंड द साउंड ऑफ द वाटर रिमाइंडेड हिम ऑफ लेक वाटर. इंस्पायर्ड बाय दिस ही रोट द लेक आइजले ऑफ एनस्फ्रे. नाउ हम एनालिसिस करेंगे कि हमने स्टैंजा 1 के अंदर क्या क्या पढ़ा. सो नाउ द poem opens very formally with the words I will arise and go now and go to Ennisfree. Okay, so the poem opens very formally with the words क्या कि I will arise and go now and where, and go to Ennisfree. It has been pointed out that these words echo those of the prodigal son in the Bible when he says, I'll arise and go to my father. These biblical overtones reinforce the idea of Ennisfree being an almost holy place and bring to mind the prodigal son's sense of relief when he resolved to leave his chaotic, unhappy life and return to his childhood home, a place of serenity and simplicity. तो इसका मेनली कहने का मतलब क्या है कि मैं जब भी कहती हूँ दैट कि मेरे को अभी खड़ा होना है, मेरे को एनस्ट्रे जाना है, इसका मतलब क्या है, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ एंड आई वांट इट लिटरली. ओके, सो दैट्स द सेम थिंग कि जैसे बाइबल के अंदर एक प्रोडिगल सन ने कहा था कि मैं अभी खड़ा होता हूँ और मुझे अपने पिताजी के पास, मैं आई हैव टू गो टू माई फादर. सो दैट्स अ सेंस दैट दे हैव यूज्ड इन दिस पोएम एज वेल. Now the poet goes on to describe the life he will lead on the island. अभी जब
यीट्स जो हमारा पॉइंट है वो बताता है कि मेरे को एनस्फ्रे जाना है, उसके बाद वो पूरा बताता है कि मेरे को वहाँ पे कैसे कैसे रहना है, मेरे को वहाँ पे घर भी बनाना है, मेरे को वहाँ पे जो बीन है वो भी गार्डन में लगाने हैं, एंड आई वुड हैव अ हाइव फॉर द हनी बी, तो वो सब बताता है. सो द पोइट गोज ऑन टू डिस्क्राइब द लाइफ ही विल लेड ऑन द आइलैंड. ही विल बी completely self-sufficient, having 9 bean rows and a hive for the honey bee. The poet's vision is of a romantic, idyllic, timeless way of life. Yeats imagines living in peace and solitude. He says that he will live alone in the bee loud glade. The only sounds will be of nature. It seems that Yeats is rejecting the hustle and bustle of the modern world. The details in the poem give it a timeless quality. There is no hint of the modern world in Yeats' vision. तो यहाँ पे यीट्स क्या कहना चाहता है कि मेरे को सिर्फ नेचर की आवाज़ें सुननी है, चाहे वो बर्ड्स की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, लिनेट की हो, या फिर दैट वुड बी ऑफ द वाटर कमिंग टू द शोर्स. सो उसको सिर्फ नेचर के साथ रहना है. उसको जो हसल बसल हमारी सिटी लाइफ के अंदर होती है उसको इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. एंड ही डिडंट वांट इट, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लीव अ डिप्रेसफुल लाइफ बिकॉज ऑफ द हसल एंड बसल इन द मॉडर्न वर्ल्ड. Now, stanza number 2. In this stanza, Yeats becomes so involved with the idea of this peaceful paradise that the future tense is abandoned and he uses the present tense instead. It is almost as if by thinking and writing about Annes Frey, he imagined himself there at the moment. तो अभी यीट्स जो है वो इतना इन्वॉल्व हो गया है इसके अंदर कि वो एनएस फ्रे में जाएगा, वो ये करेगा, कि वो भूल गया है कि वो अभी एक पोएम लिख रहा है. ही इज़ फीलिंग कि अभी वो एनएस फ्रे में ही है. He tells us that peace come dropping slow and midnight's all a glimmer. He moves through each stage of the day, bringing his vision to life for us with his vivid descriptions and beautiful imagery. तो अभी यीट्स क्या करता है, पूरा एक्सप्लेन करता है कि मॉर्निंग में कैसा होगा, मिडनाइट में कैसा होगा, इवनिंग में कैसा होगा, नून में कैसा होगा. वो हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से हमें डिस्प्ले कर रहा है. उसके बाद वो बहुत अच्छी इमेजरी भी यूज़ कर रहा है कि कैसे हमारे जो स्टार्स हैं वो स्पार्कल करेंगे, कैसे जो पीस वुड बी कमिंग और ड्रॉपिंग डाउन साइड. तो वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हमें डिस्क्राइब करके बता रहा है. इन द मॉर्निंग द मिस्ट इज़ लाइक व्हील्स. अभी व्हील्स का मतलब क्या होता है, लाइक हमने सुना होगा हमारी लोकल लैंग्वेज में घूंघट. तो इसीलिए कह रखा है कि मॉर्निंग के अंदर जो मिस्ट होती है, जो धुंध होती है, वो एक क्या होती है, एक व्हील की तरह होती है, थ्रोन ओवर द लेक. ऐसा लगता है कि लेक के ऊपर जो धुंध है वो एक घूंघट का, एक पर्दे का काम कर रही है. ओके. एट नून द पर्पल हेदर ब्लेजेस अंडर द सन. और नून के टाइम पे क्या होता है, पर्पल कलर बहुत अच्छे तरीके से ग्लो करता है. इवनिंग इज़ फुल ऑफ द वर्ड ऑफ द लिनेट्स विंग्स. और क्या इवनिंग के टाइम पे पूरा जो स्काई होता है वो लिनेट के विंग से, मीन्स जो लिनेट्स हैं वो घूम रहे होते हैं. द लिनेट इज़ अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड. एंड एट नाइट द स्टार फिल द स्काई. और रात को क्या होता है, उसी स्काई को स्टार्स भर लेते हैं. मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर. नाउ द साउंड्स इन द स्टेंजा आर सॉफ्ट एंड स्लो, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पीस एंड calm. अभी स्टेंजा 3 के अंदर यीट्स ब्रिंग अस बैक टू द ओपनिंग लाइन इन दिस स्टेंजा, बिगिनिंग अगेन विद द वर्ड आई विल अराइज एंड गो. The solemnity is reinforced and emphasized by this repetition. अभी जो पॉइंट है उसने दोबारा से रिपीट किया कि मेरे को अभी खड़ा होकर मेरे को अभी एनएसफ्रे जाना है. इसका मतलब क्या है, सोलेमनिटी, मतलब कि जो उसकी अंतरात्मा है वो उसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही है कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को. तो पोइट इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है कि ही लिटरली वॉन्ट टू गो आउट देयर इन द एनएसफ्रे. ही इज़ इमोशनली as well as he is connected by heart to that place, as is the strength of his longing मतलब कि वो उस चीज़ को इतना चाहता है, वो उस चीज़ को इतना करना चाहता है, वहाँ पे जाना चाहता है. इससे हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है, जैसे वो बार बार रिपीट कर रहा है कि मेरे को वहाँ पे जाना है, जाना है, जाना है. नाउ द alliteration and assonance in the line, I hear lake water lapping with low sounds by the shore. तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ की गई है. एलिट्रेशन का मतलब होता है दो वर्ड्स जो होते हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे एलिट्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, आई वुड बेटर मेंशन इट. सो इट वुड बी साउंड्स शोर. सो साउंड्स भी हमारे पास क्या है, साउंड्स है और शोर है.
तो ये इस लाइन के अंदर एस से स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. Emphasize the tranquility of the scene Yeat is describing. The broad vowels in this line slow the movement of the poem. In contrast to this timeless, magical, colorful place, we are reminded of Yeat's reality at the time of writing. अभी हम भी जब हम ये पोएम पढ़ते हैं तो हम भी एक तरीके से बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं. हम भी वो सारी चीज़ें इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम जब थर्ड पैरा तक आते हैं तो हमें एट लास्ट रियलिटी के बारे में पता चलता है, जब यीट्स बताता है कि वो अभी भी एक रोडवे के एक डल से पेवमेंट पे खड़ा है एंड ही इज़ डूइंग नथिंग मोर देन दैट. तो इस टाइम पे हमें पता चलता है कि रियलिटी क्या है. यीट्स जब ये लिख रहा है, सो व्हाट इज़ द रियलिटी. While I stand on the roadway or on the pavement grey, the colorless grey of the pavement seemed dreary and depressing, and we can emphasize with Yeats' yearning for the Lake Islay of Fenestray, a yearning he feels in the deep hurt score. Now, the last line is monosyllabic, which drives home the simple strength of the message. Now, we have some of the we have some theme over here. The poet discontentment. अभी हमें पता लगेगा कि जो हमारा पोइट था W.B. येट्स, उसने पोएम लिखी क्यों. तो इसका थीम क्या था कि द पॉइंट्स डिसकंटेंट विच लीड हिम टू इमेजिन दिस परफेक्ट प्लेस. अभी जो पोइट था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि बहुत डल सा, बहुत ड्रेरी सा, बहुत अजीब सा रियलिटी के अंदर वो रह रहा था, बहुत हसल बसल वर्ल्ड के अंदर वो रह रहा था. तो इसीलिए वो क्या करता है, इतने परफेक्ट प्लेस को इमेजिन कर रहा है. ठीक है, अ लॉन्गिंग टू गो बैक टू नेचर एंड लिव अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ. तो अभी पोइट क्या चाहता है कि वो वापस से नेचर के पास जाए और वो एक खुद ही सफिशिएंट लाइफ, मतलब कि हमें वहाँ पे दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है. वी कुड लिव सफिशिएंटली बाय आवरसेल्फ देयर इन द नेचर और इन द फॉरेस्ट. नाउ द सर्च फॉर पीस, विजडम एंड ट्रूथ. अभी हम अपनी लाइफ में देखते हैं, सिटी लाइफ हो गई तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, बट वी आर नॉट हैप्पी. ठीक है, हमें रियल पीस नहीं मिल पाता है, हमें रियल खुशी नहीं मिल पाती, हमें रियल नॉलेज नहीं मिल पाती है. तो इसीलिए जो हमारा पॉइंट भी है वो इन तीनों चीज़ों की तलाश में कहाँ जाना चाहता है, द लेक आइल ऑफ एनिस्फ्री. ओके, 2.5 minutes I'll be going to repeat it all one more time, and I think now कि ये poem अब आपकी बिल्कुल favorite हो चुकी है. You know each and every word of this. So the Lake Islay of Innisfree, it is a poem written by W.B. Yeats, and W.B. Yeats is a nature, we can say that, poet, and he write the poem based on the nature, and this is a nature poem, we can say that. Now, nature poem, the word itself describes that, of course, this poem is full of natural facts. Now, this poem also shows condemning materialistic life busy in big cities. Now, in this poem, the poet was longingly waiting to be in the lap of nature. The poet has a nostalgic mood while he was writing the poem. In its first line, he wrote about the idea or decision he took to go now to Innisfree. Then he wanted to build a small cabin of clay and wattles. In this line, it is exclaimed that if he wanted to, build, he could also made it of bricks. But as he was a nature lover, he decided to build that small cabin with clay and wattles only. Now he was thinking to have a 9 bean lines and a hive for the honey bee. And the most importantly, he wanted to live alone in the bee loud glade. So from this line, we have the idea that the poet liked to live alone. The next line indicates that he shall have peace there, but that peace comes slowly like drops from the wheels of the morning to where the cricket sings. Now the point was describing about the midnight, that the midnight there is all a glimmer, and the noon was of a purple sparkling, and evenings full of the linnet's wings. It was a wonderful poem written beautifully. Now the poet was a good writer, experiencer, nature a lover, and a good future planner. He wanted to go away from noisy cities and his troublesome life. So this is all from my side, and I hope it's now clear to you. Okay, I have explained you it in 2 minutes as well at last. So I think now it's clear, and if you have any doubt now as well, you can write that in the comment section. And if you love this video, then you could like it and share it with all your
classmates and leave a comment downside on what topic we are coming with our next videos. You could mention out there, and we are most probably going to make a video on it. So thank you, bye bye, meet you in the next video.